Hello everyone, welcome to Civil Front. After the successful completion of the prelims, now we are here to start preparing for the mains examination. And in the mains examination, this is now an established fact that writing the answers and doing the answer writing practice is a very much crucial part of the mains preparation because this is something which can elevate our score in the mains examination. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज क्योंकि हमें अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, हमें पीएसआर में और अपने जीएस में हर जगह अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, अच्छा स्कोर करना है। उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसेस है। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन पिकअप करोगे, उसका आंसर लिखने जाओगे एंड देन यू विल रियलाइज कि मुझे कंटेंट में क्या कमी है, मुझे किस तरीके से रिवाइज करना है। सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट कि आपके पास कितना कंटेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको किस तरीके से कंसोलिडेट करते हैं और उसको किस तरीके से आर्टिकुलेट करते हैं। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इज, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हम कंटेंट के पीछे पढ़ रहे हैं। लाइक हम एक नोट्स पढ़ते हैं, फिर दूसरे नोट्स के पीछे जाते हैं, फिर तीसरे नोट्स के पीछे जाते हैं एंड वी आर इन अ रेस ऑफ consolidating more and more content, but it's not that gathering more and more content, rather हमारे पास जितना भी कंटेंट है उसको इंटरलिंक करके हम उसमें से यूनिक कंटेंट कैसे निकाले, हम उसको बेटर तरीके से आर्टिकुलेट कैसे करें, हम उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर करें सो दैट इट मैचेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। दीज आर द एक्चुअल एस्पेक्ट विच वी नेवर लुक इनटू एंड दैट्स व्हाई दीज आर द एस्पेक्ट विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट हमें ये सभी एस्पेक्ट के बारे में अगर लास्ट में पता चले तो वी डोंट गेट रियली इनफ टाइम to work upon it, and that's why writing practice, right, and that's why writing answers right from the beginning of our preparation help us understand how to read the content, what kind of content we are in a necessity, and which kind of answers we need to prepare for, because answer writing is something a part of a practice. Because answer writing is a matter of practice. When you practice more and more answers, your answers become refined, your answers become more precise. Now when we talk about writing answer, the most important question again is, which is very fundamental question, which is very common question, and which is a question by everyone, is that sir, how to start writing answer, or basically how to write the answer. क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना? इट सीम्स टू बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इट इज नॉट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना या फिर आंसर राइटिंग कैसे करना है, ये बहुत ही वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सो आज के इस वीडियो में देयर आर टू वीडियोस आई एम मेकिंग ऑन इट। वन विल बी बेस्ड ऑन थ्योरी एंड सेकंड विल बी बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब कि अभी के इस वीडियो में, जो कि पार्ट 1 ऑफ द राइटिंग आंसर, इसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या होता है, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट क्या होता है, उसको कैसे डिकोड करना है, कैसे समझना है, एक पर्टिकुलर आंसर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम थ्योरेटिकल वे में बात करेंगे। और फिर इसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें एक्चुअल में आंसर कैसे लिखना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, एक्चुअल आर्गुमेंट्स के साथ, उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ वहां पर आंसर राइटिंग करेंगे, सो दैट वी गेट अ बेटर क्लैरिटी कि आंसर एक्चुअल में कैसे लिखना है। सो आपको दोनों वीडियो कलेक्टिवली देखने, पहला वीडियो टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर, एंड इन द सेकंड वीडियो एक्चुअली हाउ वी कैन राइट द आंसर, एक्चुअल आंसर कैसे होता है उसके बारे में। सो लेट अस try to understand step by step how to write the answer, and this is precisely about political science. ये जीएस के आंसर के बारे में या बाकी किसी सब्जेक्ट के आंसर के बारे में नहीं है। यहाँ पर पीएसआर के क्वेश्चंस, पीएसआर के एग्जांपल्स कंसीडर करके हमने आंसर राइटिंग कैसे करनी है इसके बारे में हम बात करने वाले, इसीलिए आपको ये वीडियो पीएसआर के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज आंसर राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आंसर राइटिंग होती क्या है। दिस इज द मेन क्वेश्चन। आंसर राइटिंग होती क्या है? क्या आंसर राइटिंग का मतलब ये है दैट वी रैंडमली राइट समथिंग व्हाट वी नो? क्या आंसर राइटिंग का मतलब ये है दैट वी रैंडमली राइट व्हाटएवर कंटेंट वी हैव विद अस? डेफिनेटली नॉट। आंसर राइटिंग का मतलब ये है राइटिंग द कंटेंट। राइटिंग कंटेंट सिंपली इज नॉट द आंसर राइटिंग। Writing the content as per the demand of the question, writing the content in a proper flow as per the demand of the question, that is basically answer writing. So first of all, let us understand that answer writing, writing content about the topic, whatever the topic is. Let's say liberal theory of a state is a topic, or let's say Rawls theory of justice, or let's say there is any other topic. Let's say C.B. Macpherson's idea of
developmental democracy. So developmental democracy by C.V. Macpherson, this is the main topic. So you have to write content about that topic. So you have to write the content about that topic. So जो भी क्वेश्चन में टॉपिक है, उस क्वेश्चन के टॉपिक के बारे में आपको कंटेंट लिखना है. कंटेंट आपको लिखना है, बट नॉट अ रैंडम कंटेंट, नॉट एनीथिंग यू नो, कंटेंट विच इज रिलेटेड टू द टॉपिक. ओके, और उसमें भी अबाउट टॉपिक यू कैन राइट सो मेनी थिंग्स, बट देन यू विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्योंकि एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, क्वेश्चन की कुछ डिमांड होगी, वो आपको पहले समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका जो टॉपिक है उसके बारे में आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा. सो राइटिंग द कंटेंट अबाउट द टॉपिक एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन and articulating and structuring that content keeping the context and directives in the mind. जैसे हर क्वेश्चन में, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और डायरेक्टिव क्या होता है. हर क्वेश्चन के 3 हिस्से होते हैं, टॉपिक होता है, कंटेक्स्ट होता है, डायरेक्टिव होता है. तो जो टॉपिक के बारे में हम कंटेंट लिखेंगे वो हमें रैंडम डायरेक्शन में नहीं लिखना है, उसकी एक सेट डायरेक्शन होनी चाहिए, उसकी एक सेट डायरेक्शन होनी चाहिए और उसका एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट होना चाहिए जो उसकी बाउंड्रीज को तय करता है, जो उसकी बाउंड्रीज को तय करता है. मतलब कि एक पर्टिकुलर बाउंड्री, विद इन पर्टिकुलर बाउंड्री, विद इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू फ्लो योर कंटेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. So it's not just about writing the content, it's about writing content in a particular direction, in a particular flow, and articulating it in such a manner that it remains within the boundaries of the question. So that is answer writing. Okay, I hope आपको भी clear हो गया होगा कि answer writing क्या होती है. Let us try to understand कि answer writing के broadly features क्या है, एक अच्छे answer के features क्या होते हैं, एक अच्छा answer क्या होता है. Because when you will write answer, you will have to compare कि मेरा आंसर अच्छा है या नहीं है, मैंने सही आंसर लिखा है या नहीं है. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच मेनी ऑफ अस स्ट्रगल विद. क्योंकि आप आंसर लिखते हो, फिर आपके पास कोई इवेलुएट करने वाला नहीं होता है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है. कभी कभी आप कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेन और वॉट एवर लिमिटेशंस, यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन द कोर्स. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको कंप्लीटली सेल्फ प्रिपरेशन पे रिलाई करना पड़ता है. बट डोंट वरी, सेल्फ प्रिपरेशन पे भी हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, जैसे कि ब्लूप्रिंट के वीडियोस आने वाले हैं और काफी सारे फ्री इनिशिएटिव लाइक फ्री पीएसआर का कंप्लीट रिवीजन, ये भी एक फ्री इनिशिएटिव हम लाने वाले हैं बहुत ही जल्दी इस मेंस के लिए भी और वो बाकी लोगों के लिए जो अगले साल मेंस अपीयर करने वाले उनके लिए भी. सो डेफिनेटली वी थिंक फॉर दोज पीपल ऑल्सो जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तो कंपेयर करना पड़ेगा कि आपने जो आंसर लिखा है वो आपका आंसर सही है या नहीं. तो एक राइट बेसिकली एक अच्छे आंसर की जो स्टैंडर्ड फीचर्स है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले देखो, इट मस्ट बी टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके लिए आपको किसी साइंटिस्ट या किसी बड़े फैकल्टी या किसी बड़े एक्सपर्ट को लाने की जरूरत नहीं है. Whenever you will read your own answer, you yourself will understand कि इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने टू मच एग्जैजरेट करके चीजें लिखी है, बीटिंग अराउंड द बुश करते हुए लिखी है, या फिर मैंने टू द पॉइंट लिखी है. ये खुद को रीडिंग करते वक्त समझ में आ ही जाता है. दिस अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस. यू डोंट नीड एनी एक्सपर्ट टू कम एंड टेल यू कि इसमें आपने टू द पॉइंट नहीं लिखा है. हम जब अपना खुद का आंसर पढ़ेंगे हमें खुद को ही समझ में आ जाएगा कि मैंने जो मेरा आंसर लिखा है वो टू द पॉइंट नहीं लिखा है. वो अपने को समझ में आ जाता है, बहुत अंदर से अपने को डीप डाउन वो समझ में आ जाता है कि नहीं, यहाँ पर मैंने टू द पॉइंट और प्रिसाइज आंसर नहीं लिखा है. सो डेफिनेटली फिर आपको उसकी प्रिसाइजनेस और टू द पॉइंटनेस आपको बढ़ानी पड़ेगी. सो एक अच्छा आंसर की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि वो टू द पॉइंट और प्रिसाइज होता है. टू द पॉइंट मतलब जो पूछा है आप उसको डायरेक्टली हिट करो, उसके बारे में कहानियां, स्टोरीज, वो सब आपको डिस्कस करना नहीं. ये टू द पॉइंट आपको बातें करनी है. और प्रिसाइज का मतलब कम शब्दों में ज्यादा बातें करनी है. राइट लेस बट टेल मोर अबाउट इट. दैट इज व्हाट द प्रिसाइजनेस इज. तो आपको बहुत ही टू द पॉइंट और प्रिसाइज लिखना है आंसर. दिस इज द फर्स्ट फीचर. इट मस्ट एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और इसके लिए आपको क्वेश्चन की डिमांड को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा. काफी हद तक मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा. इवन सेकंड पार्ट में आपको और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी. बट अपार्ट ऑफ दैट, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा क्यूवीपी प्लस कोर्स है. क्यूवीपी प्लस कोर्स है.
क्यूवीपी प्लस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसमें लाइव आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं। और ये प्रोग्राम एक्चुअली है ही इसके लिए कि आपको हैंड होल्डिंग करके आपको बेसिक से आंसर कैसे लिखना है, डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीजें मल्टीपल सेशंस में 30 प्लस लाइव आंसर राइटिंग सेशंस में हम आपको सिखाएंगे। और क्यूवीपी प्रोग्राम के अंदर आपसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा के एक बेटर आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज समथिंग जो आप इवन 2026 की मेंस अपेयर कर रहे हो तो ज्वाइन कर सकते हो। इवन आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके लिए भी प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च है और उसकी बैच 2 भी मिड जून तक आ जाएगी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो 2026 के लिए जो बैच है वो अभी 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। civilsfront.in इस वेबसाइट पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। फाइन, सो नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन की एक डिमांड होती है। बेसिकली क्वेश्चन इज इक्वल टू डिमांड एंड आंसर इज इक्वल टू व्हाट यू सप्लाई। सो इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग कि जो पूछा गया है आपको वही बताना है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आपको पूछा कुछ और जाता है, आप बताते कुछ और हो। ये वैसी सिचुएशन हो गई कि मैं आपको कुछ और पूछ रहा हूं और आप कुछ और बता रहे हो। सो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं और आप जो डिलीवर कर रहे हो उसमें डिफरेंस है। सो द मेन रीजन कि हमें स्कोर क्यों नहीं आ रहा है। काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आंसर्स लिखते हैं, उन्होंने आंसर्स लिखे, स्कॉलर्स लिखे, सब कुछ लिखा, but what is the use of that entire answer which you filled the pages? That is of no use. Even if you write so many scholar, you write so many good words, keywords you have used, it is of no use if it is not matching my expectations. Because ultimately I'm not asking you to write something very impressive thing. I am simply asking you to write something which I want to read, विच आई एम एक्सपेक्टिंग। सो हर एक क्वेश्चन की एक एक्सपेक्टेशन होती है। इस क्वेश्चन में आपसे कुछ एक्सपेक्टेड है। आप ये समझने की कोशिश करो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसके बारे में बात करोगे, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे, इस डायरेक्शन में बात करोगे। ये हो गया आपका टॉपिक, ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट और ये हो गई आपकी डायरेक्शन। सो यू विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक, लेट्स से यू विल टॉक अबाउट द लिबरल थ्योरी, बट द कॉन्टेक्स्ट इज स्टेट। क्योंकि लिबरल थ्योरी आप फेमिनिज्म के बारे में बात कर सकते हो, लिबरल थ्योरी आप सोवेनिटी के बारे में बात कर सकते हो, लिबरल थ्योरी आप डेमोक्रेसी के बारे में बात कर सकते हो। यहां पर आपको लिबरल थ्योरी बात करनी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्टेट एंड यू हैव टू कॉमेंट ऑन इट। तो आपको कॉमेंट जो डायरेक्टिव है, तो इस डायरेक्शन में आपको जाना है, स्टेट के पर्सपेक्टिव से आपको लिबरल थ्योरी लिखनी है। सो दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेशंस, बट व्हाट हैपेंस इज वी एंड अप राइटिंग अबाउट लिबरलिज्म। The question is liberal theory of a state. We have to comment, and we end up writing or basically discussing the liberal theory of a, liberalism. We basically end up writing about liberalism. Liberalism is this ideology, and this evolved in this way: classical, then positive liberalism, then neoliberalism. This is the thing which we write. So what is been asked and what we are writing, there is a gap. और ये इतना बड़ा गैप हो जाता है कि आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कितना भी कुछ कर लो, आप चाहे तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चलेगा, लेकिन डिमांड जो क्वेश्चन की है वो आपको समझना है। डिमांड समझे बिना अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपका रैंडम आंसर होगा, दैट विल नॉट बी द आंसर, दैट विल जस्ट अ रैंडम कंटेंट, यू आर डंपिंग इट and you don't have to dump the content. That is what dumping the content and writing the answer, there is a difference. You have to write the answer as per the demand, not you have to dump the content. This you have to keep in mind. Next important thing is that it must be structured in a flow as per the question. हर क्वेश्चन का एक आंसर का एक फ्लो होना चाहिए। मतलब फर्स्ट आर्गुमेंट, देन सेकंड आर्गुमेंट, देन थर्ड आर्गुमेंट। सो एवरी आर्गुमेंट हैज इट्स ओन लॉजिकल फ्लो। हर मतलब कोई भी चीज कभी भी या कहीं पर भी नहीं लिख सकते। मतलब थिंग्स शुड नॉट बी रैंडमली रिटन, बिकॉज व्हेन रीडर ट्राई टू रीड इट, इट साउंड्स वेरी हैफेजार्ड। बहुत ही हैफेजार्ड सा लगता है, बहुत ही रैंडम सा लगता है, उसमें फ्लो नहीं आता, आर्गुमेंट वो समझ ही नहीं पाता कि आगे वाले को कहना क्या है। तो आपको जो कहना है वो एकदम लॉजिकल ऑर्डर में जब आप कहोगे, क्योंकि हर कहानी का एक फ्लो होता है। पहले बच्चा पैदा हुआ, फिर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया, उसके बाद फिर वो स्कूल उसका कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर वो उसने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद उसने जॉब अप्लाई किया, उसके बाद फिर उसने लाइफ में कुछ खुद का स्टार्टअप किया, लाइक उसके बाद फिर शादी की। तो ये हो गई एक चेन ऑफ एक्शन। इसमें एक ऑर्डर है, एक लॉजिकल ऑर्डर है। अब इसमें से कोई भी इवेंट रैंडमली आप कहीं पर भी पुट करोगे तो वो फिट नहीं बैठेगा, तो आगे वाले को समझ में ही नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। बिकॉज आप कहना क्या चाहते हो ये तभी आगे वाले को समझेगा जब आप चीजों को एक लॉजिकल ऑर्डर में बताओगे।
तो हर कहानी का एक सीक्वेंस होता है, हर कहानी में मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, हर कहानी में मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। ऐसा तो नहीं कि हीरो पहले ही मर जाता है, शायद हीरो बाद में मर सकता है, विलन पहले ही नहीं मरता, विलन बाद में मरता है। अगर विलन पहले ही मरेगा तो पिक्चर ही नहीं रहेगी। तो सिंपल, हर एक स्टोरी में, हर एक कहानी में जो इवेंट्स होते हैं उनका एक सीक्वेंस होता है, उनका एक ऑर्डर होता है। इन द सिमिलर वे हमारे आंसर राइटिंग में भी ये होता है। तो आपको एक प्रॉपर फ्लो में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको आंसर लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें थोड़ी सी डिटेल्ड है और थोड़ी सी डीप है, बट आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपका आंसर अच्छा नहीं होगा। बिकॉज आपको समटाइम्स हमें ऐसा लगता है ना कि मैंने अगर टॉपिक पढ़ लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया तो आई विल बी एबल टू राइट द आंसर, बट इट इज नॉट दैट इजी। राइटिंग आंसर नीड्स ऑल दिस थिंग्स टू फैक्टर इन, ऑल दिस थिंग्स टू कंसिडर। हमें ये सारी चीजें कंसिडर करनी होती है एक आंसर लिखने के लिए। हमें डिमांड समझने से लेके उसका स्ट्रक्चर, उसका फ्लो, उसका इंट्रोडक्शन, उसका कंक्लूजन, उसमें फिर उतने टाइम लिमिट में उसको लिखना, फिर वो सारे रिलेवेंट पॉइंट्स लिखना, फिर वो प्रेसाइज होना चाहिए। इतनी मल्टीपल चीजें होती है, इनको अपने आंसर में इनकलकेट करते 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 2 से 3 महीने बहुत इजीली निकल जाते हैं, इवन इफ वी डू द कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये आपकी डे 1 से होनी चाहिए। फाइन। देन ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट, ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स मस्ट बी लॉजिकल, जो मैंने आपको अभी बताया। अपार्ट ऑफ दैट इट मस्ट डायरेक्टली हिट द टॉपिक। कई बार क्या होता है, बिकॉज 20 मार्कर क्वेश्चन है, 15 मार्कर क्वेश्चन है, एंड वी फील कि वी हैव अ वेरी लिमिटेड कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरे पास इतना लिमिटेड कंटेंट है कि मैं इस पे 3 पेजेस भर नहीं पाऊंगा। तो फिर व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू राइट समथिंग स्टोरीज की। अच्छा, इसका फिर जैसे कि प्लेटोज आइडियलिज्म के ऊपर कमेंट करना है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो प्लेटोज के आइडियलिज्म पे मैं इतना 15 मार्क्स का क्या लिखूं, या फिर क्रिटिकली एग्जामिन अगर करना है तो मैं इतना क्या एग्जामिन करूं प्लेटो के आइडियलिज्म पे। बट टू बी ऑनेस्ट, प्लेटो के आइडियलिज्म पे लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। 20 मार्कर क्वेश्चन पर भी इतना मतलब कंटेंट है कि हम लिख सकते हैं, बट क्योंकि हमें बहुत लिमिटेड पता होता है, सो व्हाट वी ट्राई टू डू, देन वी ट्राई टू टेल द स्टोरी ऑफ अ प्लेटो। मैं पहले प्लेटो की कहानी बताऊंगा कि प्लेटो एथेंस में था, फिर प्लेटो ने ये किया, प्लेटो ने फिलोसोफर किंग की बातें की। सो वी कीप टेलिंग, प्लेटो ने दुनिया घूमी, फिर प्लेटो अरिस्टोटल का स्टूडेंट था। ये सारी कहानियां हम बताते हैं, सब जिसका जिसका हमारे आंसर से कोई रिलेवेंस नहीं है। एंड आई विल टेल यू, इफ अगर आपके 3 पेजेस है आपके पास, ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यू राइट समथिंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आंसर। Even if you are able to fill only 2 pages, that is completely fine. But don't put your negative impression on the reader's mind that you are just filling the space. You are writing something which is not a part of the answer, and you are writing it just for the sake of writing it because you don't have the content. आपके पास कंटेंट नहीं है, इसके लिए आपके मन में जो भी आ रहा है वो आप लिख रहे हो, और वो आंसर का पार्ट नहीं है। दैट इज नॉट मेकिंग सेंस टू द आंसर, दैट इज नॉट मेकिंग सेंस टू द क्वेश्चन। सो डू नॉट राइट, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप ऐसा कुछ भी मत लिखो आंसर में जो इसमें फिट नहीं बैठता, जिसका इसमें कोई सेंस नहीं है। रादर आप कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करो। आप प्लेटो के आइडियलिज्म में अरिस्टोटल का क्रिटिक आप ऐड कर सकते हो। प्लेटो के आइडियलिज्म में आज के कंटेम्पररी रिलेवेंस में क्या आइडियल चीजें हैं, प्लेटो के आइडियलिज्म में आप नॉर्मेटिव अप्रोच को इंटीग्रेट कर सकते हो। प्लेटो के आइडियलिज्म में आप फिलोसॉफिकल चीजें इंटीग्रेट कर सकते हो। प्लेटो के आइडियलिज्म का आप एग्जांपल लेके आज के कंटेम्पररी टाइम्स में क्या क्या चीज चल रही है, आप वो सारी चीजें लिख सकते हो। आप प्लेटो के आइडियलिज्म में फिलोसोफर किंग के बारे में एग्जांपल देके लिख सकते हो। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू राइट, इट इज जस्ट दैट यू नीड टू थिंक। इट इज नॉट, अगेन आई एम टेलिंग यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, बस आपको कंटेंट को प्रोसेस करते आना चाहिए। आपको उस कंटेंट को प्रोसेस करने की आदत लगानी पड़ेगी कि मैं एक डॉट को मल्टीपल डॉट्स के साथ कैसे लिंक कर सकता हूं। अगर आपको ये आ गया तो आपके पास मल्टीपल आर्गुमेंट्स होंगे, एक आर्गुमेंट के बेसिस पे आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स कर पाएंगे। फॉर दैट यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द टॉपिक। आपको प्लेटो के आइडियलिज्म को समझना पड़ेगा, प्लेटो के आइडियलिज्म को कनेक्ट करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, तब ये सब चीजें पॉसिबल होगी। सो डेफिनेटली इट मस्ट डायरेक्टली हिट द टॉपिक। आपका जो टॉपिक है, आपको जो पूछा गया है,
नो नॉनसेंस अप्रोच आपको यूज करनी है आंसर राइटिंग में। नो नॉनसेंस मतलब कुछ भी नॉनसेंसिकल चीजें यहां पर लिखनी नहीं है। जो सेंस बनाती है, जो लॉजिकली फिट होती है, जो उस क्वेश्चन की डिमांड है, आपको वही लिखना है। अगर पेज नहीं भर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आधे पेजेस में भी अगर आंसर लिखोगे तो भी वो फुलफिल करेगा, अगर वो डिमांड के हिसाब से है। तो आपके दिमाग में से जो मिथ है वो निकाल लो कि मुझे 3 पेजेस भरने ही है। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नेवर कंपल्सरी। आपको 250 वर्ड्स में आंसर लिखना है, लेकिन उससे कम में भी आप लिख सकते हो। अगर आपका 250 का स्पेस दिया हुआ है बट आप 200 वर्ड्स में आंसर को सम अप कर पा रहे हो वेरी इफेक्टिवली, तो भी आपके आंसर को अच्छा स्कोर मिलेगा। लेकिन जस्ट टू फिल द स्पेस ऑफ 250 वर्ड्स यू कैन नॉट राइट रैंडम थिंग्स, बिकॉज उससे नुकसान ये होगा कि एक तो आपके आंसर का फ्लो ब्रेक होगा, दूसरी बात आपके आंसर में जब इलॉजिकल आर्गुमेंट्स और नॉन सेंसिबल आर्गुमेंट्स दिखेंगे तो जो इंप्रेशन है वो गलत पड़ेगा। और ये बहुत क्लियरली समझ में आता है रीडर को कि आप जो लिख रहे हो वो समथिंग ऐसा है कि आप स्पेस फिलअप करने की कोशिश कर रहे हो। सेकेंडली, आंसर राइटिंग में और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉट एवर यू राइट, वॉट एवर आर्गुमेंट यू आर मेकिंग, दैट आर्गुमेंट हैज टू बी बैक्ड बाय समथिंग। आप जो आर्गुमेंट लिख रहे हो तो वो आर्गुमेंट की कोई वैलिडिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मन की बातें कर रहा हूं, कुछ भी अपने मन में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूं, तो फिर वो आर्गुमेंट का कोई स्टैंडिंग नहीं होगा। दैट आर्गुमेंट मस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द रीडर, एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रोवाइड द वैलिडिटी ऑफ इट, कि आपने ये आर्गुमेंट करा है लेकिन किस बेसिस पे करा है, इसका सपोर्ट क्या है। क्या किसी स्कॉलर ने ये कहा है? क्या किसी मतलब किसी पर्टिकुलर डेटा फैक्ट जो बेसिकली वेरीफाइबल डेटा फैक्ट है उसमें भी अवेलेबल है, या फिर क्या कोई ये एग्जांपल है पर्टिकुलर जो एस्टैब्लिश है, या फिर ये किसी कोर्ट का पार्ट है, कुछ तो अगर होगा तो आप उसको यूज करो ताकि आप अपने आर्गुमेंट्स को सब्सटेंशिएट कर सकते हो। सो सब्सटेंशिएट करने के लिए आप स्कॉलर्स का यूज कर सकते हो, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली है। उसके अलावा आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे मान लो कि अफर्मेटिव एक्शन हो गया, या फिर उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स है, देयर आर एन नंबर ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स। आप कोट्स भी यहाँ पर लिख सकते हो अगर वो वहां पर फिट बैठ रहा है। देखो, सिर्फ कोट्स लिखने के लिए लिखना नहीं है, वो फिट बैठ रहा है, वो उसमें रेलेवेंट है तो आपको कोट लिखना है, और वो कोट लिख के आपका आंसर में एक वैल्यू एडिशन होगा। बट तभी वैल्यू एडिशन होगा जब वो फिट बैठ रहा है। अगर वो फिट नहीं बैठ रहा है और वो जबरदस्ती घुसाया जा रहा है तो वो वैल्यू एडिशन नहीं, वो वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, आपका आंसर का निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। जबकि मेंस में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट इन अ वे की वो निगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा ना, तो उसमें जितना स्कोर आपको मिलना चाहिए, जहां पर 6 मार्क्स मिलने चाहिए वहां पर 5 मार्क्स ही मिलेंगे, तो ये निगेटिव मार्किंग ही हो गई एक तरीके से। डेटा फैक्ट्स जो भी है, जैसे आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, या फिर कोई पर्टिकुलर डेटा फैक्ट कि इतना एक्सपोर्ट इंडिया ने यूएसए को किया है, इतना इंपोर्ट है, इतना बिलियन डॉलर का ट्रेड है, ऐसे कुछ डेटा फैक्ट्स यूज करके आप अपने आर्गुमेंट्स में एक वैलिडिटी ला सकते हो, एक सब्सटेंशिएशन जो है वो ला सकते हो। फाइन। और चलो, ये तो बातें हो गई कि एक आंसर में ब्रॉडली, मोटा मोटा ब्रॉडली क्या क्या चीजें होनी चाहिए, दैट इज समथिंग एक आंसर में होनी चाहिए। फाइन। बट देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि आंसर राइटिंग में कुछ चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है, जो कि मैंने यहां पर ऊपर भी थोड़ा एक्सप्लेन की है, बट फिर भी एक और बार मैं बता देता हूं। डू नॉट राइट एवरीथिंग यू नो अबाउट द टॉपिक, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू। डू नॉट राइट एवरीथिंग यू नो अबाउट द टॉपिक। बेसिकली बात ये होती है कि क्वेश्चन की डिमांड हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एंड वी इन एन एक्साइटमेंट एंड अप राइटिंग एवरीथिंग वी नो अबाउट द टॉपिक, बट दैट इज नॉट द आंसर, दैट इज सिंपली यू आर डंपिंग द कंटेंट। सो प्लीज अवॉइड इट, ये आपको अवॉइड करना है। दूसरा, कहानियां लिखना, इररिलेवेंट कंटेंट लिखना एज अ फिलर, जस्ट टू फिल द स्पेस। आप कुछ भी इररिलेवेंट कंटेंट लिख रहे हो जो कंटेंट एक्चुअल में आपके आंसर का पार्ट नहीं है। बीटिंग अराउंड द बुश, वही वही चीजें, वही सेम आर्गुमेंट दूसरे शब्दों में लिख के उसमें स्पेस फिल करना, ये सब चीजें हम करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने थाउजेंड्स ऑफ आंसर्स और थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज लोगों की देखी है पिछले 3 4 5 सालों में, और उससे मुझे यही समझ में आता है कि देयर आर मेनी पीपल हु डू दिस। आपको लग रहा होगा कि ये कौन करता है, बट यस, देयर आर पीपल जो ये करते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये अगर आप कर रहे हो तो प्लीज मत करो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट इज अ वेरी गुड थिंग। फोर्सफुली आप स्कॉलर्स भर रहे हो, फोर्सफुली आप कोट्स लिख रहे हो जो आपको मालूम है, बट वो फिट नहीं हो रहे, तो हमेशा कोशिश ये करो कि अगर वो फिट हो रहा है तो ही लिखो। क्योंकि जस्ट बिकॉज किसी टॉपर ने या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने मुझे बोला है कि आपको कोट्स लिखने हैं, डेफिनेटली कोट्स लिखने हैं। किसी ने बोला कि आपको स्कॉलर्स मेंशन करने हैं, डेफिनेटली मेंशन करने हैं।
लेकिन उन्होंने आपको कंप्लीट स्टोरी नहीं बताई कि स्कॉलर्स तब मेंशन करो ना जहां पर वो रिलेवेंट हो। जैसे अगर हम बिहेवियरलिज्म की बात कर रहे हैं तो वहां पर एग्जांपल में हम सिस्टम्स अप्रोच का एग्जांपल्स देंगे, तो वहां पर हम डेविड एस्टन को कोट कर सकते हैं। हम बिहेवियरलिज्म की बात कर रहे हैं तो हम गैब्रियल अल्टमैन का कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर का एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो रेलेवेंट है और वो एग्जांपल भी एक प्रॉपर पोजिशनिंग में। ऐसा नहीं कि आपने इंट्रोडक्शन में ही डेविड एस्टन के बारे में बताया, जरूरी नहीं है डेविड एस्टन के बारे में इंट्रोडक्शन में बताओ। अगर बिहेवियरल अप्रोच उसके ऊपर कमेंट करना है तो पहले आप बिहेवियरल अप्रोच क्या है इंट्रोडक्शन में ये बताओगे, फिर बॉडी में पहले 2 पैराग्राफ कम से कम आप उसके कोर फीचर्स के बारे में बात करोगे, फिर आप डेविड एस्टन और गैब्रियल अल्टमैन का एग्जांपल दोगे और फिर आप लियो स्ट्रॉस का यूज करके, लियो स्ट्रॉस को यूज करके आप क्रिटिसाइज करोगे कि बिहेवियरलिज्म टू मच एक्सेसिव साइंटिफिज्म है, टू मच एक्सेसिव मेथोडोलॉजिकल है, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी या नॉर्मेटिव अप्रोच का इंटीग्रेशन होना चाहिए। वो लियो स्ट्रॉस का या फिर शेल्डन वॉलिन का आप कोट कर सकते हो। सो स्कॉलर्स को आपको कोट करना है, बट विथ अ ड्यू अंडरस्टैंडिंग एंड वेयर इट फिट्स। ये नहीं कि कहीं पर भी आपने स्कॉलर्स लिखा, कहीं पर भी आपने कोट लिखा। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारे स्कॉलर्स लिखते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स लिख लिए तो हमारा आंसर पॉलिटिकल साइंस का हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, हमारे आंसर में एक वेट आएगा, वैल्यू एडिशन होगी। बट अगेन, जो मैंने अभी तक का डिस्कशन किया इसके बेसिस पे तो आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि बहुत सारे स्कॉलर्स लिखना इज नॉट द नेसेसरी। अगेन, द सेंट्रल फोकस ऑफ द आंसर मस्ट बी अराउंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। हमारा जो आंसर राइटिंग का जो सेंट्रल फोकस है वो हमारी क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके अराउंड ही होना चाहिए। सेंट्रल फोकस जो है उसके अराउंड फिर हमारे स्कॉलर्स, हमारे कोड्स, हमारे डेटा, फैक्ट्स, आर्गुमेंट, सब कुछ दे मस्ट रिवॉल्व अराउंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज नॉन निगोशिएबल। Even if you write so many scholars, so many quotes, anything, but it is not matching the demand of the question, it is completely useless. Even if you are writing couple of quotes, couple of scholars, bare minimum भी अगर आप लिख रहे हो, but it is according to the demand of the question, it is completely satisfactory. Fine. So this is something we have to understand. So even बहुत कई बार हमें मतलब ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बहुत ही फ्लावरी वर्ड्स, बहुत ही मेटाफोरिकल कुछ तो ऐसा लिखने से हमारा आंसर बहुत हेवी और बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल हमें अपना आंसर रखने की कोशिश करनी है। मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज करके हमारा आंसर पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं हो जाता है, हमारे आंसर में पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज नहीं हो जाती है। पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज मतलब आप लिबर्टी की बात करो, आप इक्वलिटी की बात करो, आप जॉर्ज रॉल्स की बात करो, सीबी मैकफरसन की बात करो, उन लोगों की बात करो, उन आर्गुमेंट्स के बारे में बात करो जो पॉलिटिकल साइंस की है, तो नेचुरली आपका जो लैंग्वेज है वो पॉलिटिकल साइंस का हो जाएगा। अदरवाइज जस्ट मेटाफोरिकल और कुछ फ्लावरी वर्ड्स यूज करने से आपका आंसर पॉलिटिकल साइंस का नहीं हो जाएगा। ओके, आई होप एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूं आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से और स्टूडेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है रेगुलर बेसिस पे, उनकी जो आंसर कॉपीज में देखता हूँ, टॉपर्स के साथ जो बात करता हूँ, उसके बेसिस पर ही मैं ये सारे बातें कह रहा हूँ। सो प्लीज आप इन चीजों को समझ लो और इन चीजों को थोड़ा सा सीरियसली लो। इस वीडियो को आप सेव करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और डेफिनेटली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और बाकी यू कैन चेक आउट अवर प्रोग्राम civilsfriend.in, वेबसाइट पर हमारे प्रोग्राम भी है, वो भी चेक करो। PSR सिविल्स फ्रेंड हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लो। PSIR सिविल्स फ्रेंड, वो मैं बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल चैनल है टेलीग्राम पर। PSIR सिविल्स फ्रेंड बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, आप इसको ज्वाइन करो। यहाँ पर बहुत सारे PDF, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री PDF ऑफ नोट्स एंड PYQ के जो बेसिकली एनालिसिस डॉक्यूमेंट है, या फिर बहुत सारी जो चीज़ें और बहुत सारे जो गाइडेंस सजेशंस मैं देता हूँ वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और प्रोग्राम की लिंक और कोर्स के जो लिंक और इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई होप कि वीडियो आपको बहुत बोरिंग नहीं लग रहा हो और मैं भी ज्यादा खींचूंगा नहीं, बट मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो तो बोलना ही पड़ेगा। इवन इफ इट इज बिट लेंदी, आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच इट टिल द एंड, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू। और ये ऐसी चीजें हैं जो हमें इवन कोर्सेज में भी कई बार बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते। सो जस्ट टेक द बेनिफिट ऑफ इट, आई गारंटी यू ये आपके फायदे में ही आएगा। फाइन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुली और मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। अब ये बात हर कोई कहता है, हमारे दिमाग में आती है, हमारे दिमाग से निकल जाती है। जब हम एक्चुअल में आंसर राइटिंग करने जाते हैं तो क्वेश्चन को हम सिर्फ एक बार पढ़ते हैं एंड वी अगेन इमीडिएटली जंप टू राइटिंग द आंसर। और जैसे ही हम आंसर लिखना चालू करते हैं, हमारा क्वेश्चन के साथ जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा, बिहेवियरल अप्रोच इन द पॉलिटिकल साइंस कमेंट,
क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द बिहेवियरल अप्रोच एंड नाउ आई एम सो मच इन्वॉल्व इनटू राइटिंग द आंसर दैट आई फॉरगॉट व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था ये मैं भूल गया, क्वेश्चन के साथ मेरा कनेक्शन ही नहीं है, मुझे डायरेक्टिव तक पता नहीं है। पूरा आंसर लिखने के बाद मुझे पता चलता है कि ये तो एक्सप्लेन डायरेक्टिव था और मैंने कमेंट किया है, या मैंने बस ऐसे ही लिख दिया जो मुझे आ रहा था और डायरेक्टिव यहाँ पर एक्सप्लेन था या एग्जामिन था। अब अगर एग्जामिन डायरेक्टिव है तो डेफिनेटली क्वेश्चन के जो आर्गुमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है, आंसर के जो आर्गुमेंट्स का स्ट्रक्चर है वो तो बदलेगा ना, उसकी डायरेक्शन बदलेगी क्योंकि वो डायरेक्टिव है। सो ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारे साथ होता है क्योंकि हम हमेशा अलर्ट और अटेंटिव नहीं रहते हैं। एग्जाम के टाइम में, एग्जाम हॉल में हमारा अटेंटिवनेस और अलर्टनेस काफी कम रहता है। जितना आपका अटेंटिवनेस ज्यादा रहेगा उतना ही आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस की डिमांड को एड्रेस कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है और मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। आपको कम से कम आंसर लिखते वक्त 2 से 3 बार क्वेश्चन को रिविजिट करते रहना है। क्वेश्चन आप आंसर लिख रहे हो फिर भी एक और बार क्वेश्चन देखो, सो दैट यू मेक श्योर कि यू आर ऑन द ट्रैक, आप एक सही ट्रैक पे हो और आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ये इंश्योर करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन को पढ़ना है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, डिकोड द क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है, बिना डिकोडिंग किए आपको क्वेश्चन समझेगा नहीं, क्योंकि एक होता है कि फेस वैल्यू, एक होता है उसकी हिडन एक्सपेक्टेशन। देयर आर टू थिंग्स आई विल टेल यू। एक होता है कि फेस वैल्यू, सेकंड होता है हिडन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं प्राइमा फेसी ऑन द फेस जब हम पढ़ते तो हमें कुछ उसका अलग मीनिंग दिखता है, बट जब आप उसको थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे तो उसके पीछे के जो हिडन एक्सपेक्टेशंस है वो आपको समझ में आएगी और वही आपको समझना है। सारे क्वेश्चन सिंपल नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग आपको समझ में आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें मीनिंग जो है वो थोड़ा सा हिडन होगा, जो आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा। सो इसीलिए क्वेश्चन को डिकोड करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को डिकोड करना बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन को आप जब डिकोड करोगे तो आपको क्वेश्चन की डिमांड तभी समझ में आएगी, और जब डिमांड समझ में आएगी तभी आप अकॉर्डिंगली उस डिमांड को मैच करोगे और उस डिमांड को मैच करने लायक आंसर लिखोगे। सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन इज बेसिकली डिमांड एंड आंसर इज बेसिकली द सप्लाई। सो यू हैव टू सप्लाई एज पर द डिमांड। So you don't have to simply write the answer or content, you have to address the demand of the question. So this is what something we have already discussed. Now, how to decode the, how to identify, first of all, how to decode the question and how to identify the demand of the question. Okay, that is something very important. Now, every PSR question has 3 parts. हर PSR question के 3 parts. एक हो गया हमारा टॉपिक, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, एक हो गया टॉपिक, दूसरा हो गया हमारा डायरेक्टिव, ठीक है, और तीसरा हो गया हमारी एक स्पेसिफिक डिमांड जिसको हम कंटेक्स्ट कहते हैं। कंटेक्स्ट कहते हैं। हर क्वेश्चन का ये बेसिकली पार्ट होता है। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको डेफिनेटली बताऊंगा। जैसे टॉपिक, व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट। टॉपिक के बारे में, मतलब टॉपिक हमें ये बताता है कि क्वेश्चन किस बारे में है। व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट, टॉपिक टेल्स द स्टोरी ऑफ दिस। For example, the question can be about roles, question can be about sovereignty, question can be about Indian foreign policy, question can be about equality, question can be about Marxism. So ये हो गए हमारे टॉपिक। मार्क्सिज्म हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है, मार्क्सिज्म हमारा टॉपिक हो गया। लेकिन देयर इज अ डायरेक्टिव। डायरेक्टिव हमें ये बताता है कि व्हाट आर यू आस्क्ड टू डू, क्योंकि वो तो डायरेक्शन ना, आपको क्या करना है ये आपको डायरेक्टिव बताता है। किस डायरेक्शन में आपको कंटेंट को डिस्कस करना है, किस डायरेक्शन में आपको लेके जाना है, ये आपको बताता है। क्या आपको एग्जामिन करना है, क्या आपको डिस्कस करना है, क्या आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्या आपको कमेंट करना है, क्या आपको इवैल्यूएट करना है, आपको क्या करना है। व्हाट आर यू आस्क्ड टू डू, व्हाट आर यू आस्क्ड टू डू, ये आपको डायरेक्टिव बताता है। इसलिए डायरेक्टिव भी इतना इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट होता है हमारे आंसर राइटिंग में। हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि डायरेक्टिव क्या कह रहा है। तो डायरेक्टिव आपको बहुत कुछ बताता है, और अगर आप डायरेक्टिव समझ के कभी आंसर लिखोगे तो आपका आंसर राइटिंग और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आता है कि आपको मार्क्सिज्म के बारे में लिखना है, लेकिन मार्क्सिज्म के बारे में क्या लिखना है। मार्क्सिज्म के बारे में मुझे डिस्कस करना है, तो अगर मुझे डिस्कस करना है तो मुझे मल्टीपल डायमेंशन डिस्कस करना होगा। तो डिस्कशन इज वेरी सिंपल। डिस्कशन में मैं मार्क्सिज्म के बारे में बात करूंगा, उनके क्रिटिसिज्म के बारे में बात करूंगा, लिमिटेशंस के बारे में बात करूंगा, उनके मटेरियलिज्म के बारे में बात करूंगा, मैं क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करूंगा। देयर आर एन नंबर ऑफ डायमेंशन। तो आपको कम से कम शब्दों में मल्टीपल डायमेंशंस लिखना है, तो डिस्कशन अलग हो गया।
बट अगर आपको एग्जामिन करने की बात आ गई या क्रिटिकल इवेल्युएशन करने की बात आ गई कि क्रिटिकली इवेल्युएट द मार्क्सिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में मार्क्सिज्म को अगर हमें क्रिटिकली इवेल्युएट करना है तो पहले हम मार्क्सिज्म के बारे में बताएंगे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में मार्क्सिज्म कितना रेलेवेंट है, इसके हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के बारे में डिस्कशन करना होगा। तो अब टॉपिक तो हमारा सेम है, मार्क्सिज्म ही हमारा टॉपिक है, बट क्योंकि क्रिटिकल इवैल्यूएशन आ गया तो पूरा का पूरा कंटेंट ऑफ द आंसर जो है वो बदल गया। कंटेंट ऑफ द आंसर जो है वो बदल गया। एग्जामिन करना है, एग्जामिन मार्क्सिस्ट अप्रोच इन दी कंटेम्पररी पॉलिटिक्स, तो डेफिनेटली उसके 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एग्जामिन करना है, सॉरी एक्सप्लेन करना है, अगर एक्सप्लेन करना है तो ठीक है। तो डायरेक्टिव जैसे बदलेगा वैसे हमारा आंसर का स्ट्रक्चर और आर्गुमेंट जो है वो बदल जाएंगे, इसलिए डायरेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है। और फिर एक होता है कि कंटेक्स्ट, स्पेसिफिक डिमांड, जैसे यहाँ पर हमें क्रिटिकली एग्जामिन मार्क्सिज्म इन द ग्लोबलाइजेशन, इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पे डू आई हैव टू ओनली टॉक अबाउट मार्क्सिज्म? यस, आई हैव टू टॉक अबाउट मार्क्सिज्म, बट व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मार्क्सिज्म आई कैन टॉक सो मेनी थिंग्स अबाउट मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म के बारे में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें करनी है? नहीं, हमें मार्क्सिज्म के बारे में ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में जितना रेलेवेंट है उतनी ही बातें करनी है। हमें मार्क्सिज्म की स्टोरी नहीं बतानी है, हमें मार्क्सिज्म इवॉल्व कैसे हुआ वो नहीं बताना है, हमें मार्क्सिज्म का क्लास स्ट्रगल नहीं बताना है, हमें मार्क्सिज्म की जो पुरानी हेगल के साथ कैसे डेवलपमेंट हुई, हमें मार्क्सिज्म के कोई भी पुरानी बातों के बारे में बात नहीं करना है। हमें मार्क्सिज्म ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल प्ले करता है, हमें वो बातें सिर्फ करनी है। तो आपको ये जो बाउंड्री है कि मार्क्सिज्म के बारे में बात करने के लिए तो आप बहुत सारी बातें कर सकते हो, लेकिन यहां पर कुछ सीमाएं तय है, कुछ बाउंड्रीज डिफाइन है, और वो बाउंड्रीज डिफाइन करता है कॉन्टेक्स्ट। और इसीलिए ये स्पेसिफिक डिमांड, ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट एंगल इज बीइंग आस्क्ड, किस एंगल से बात करनी। मार्क्सिज्म को डिस्कस तो करना ही है, मार्क्सिज्म के बारे में बात करनी ही है, लेकिन एंगल हमारा ग्लोबलाइजेशन, एंगल हमारा चेंज भी हो सकता है। लिबरलिज्म के पर्सपेक्टिव से मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म क्या क्रिटिकल मतलब एज अ क्रिटिसिज्म टू लिबरलिज्म, अगर हमें मार्क्सिज्म डिस्कस करना तो हमारा एंगल बदल गया। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट अगर डिस्कस करना है तो यहाँ पे मार्क्सिज्म का एंगल बदल गया, स्टेट के पर्सपेक्टिव से बात करनी है तो एंगल बदल जाएगा, कंटेक्स्ट बदलेगा, एंगल बदलेगा। फाइन, सो डिस्कशन कंप्लीटली बदल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, रॉल्स इज बोथ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये क्वेश्चन है, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बोथ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, तो यहां पर क्या हमें रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करनी है? अगर रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करनी है तो वहां पर वेल ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन, फिर टू प्रिंसिपल्स ऑफ रॉल्स, ये सारी बातें होंगी, बट दिस इज नॉट समथिंग विच वी आर सपोज टू डिस्कस। हमें यहां पर बात करने की कैसे रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस ये कॉन्ट्रैक्चुअल भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, हमें दोनों बातें करनी है। तो we are here not to talk about Rawls theory of justice, but to talk how Rawls theory of justice is contractual as well as distributive. That is something we have to talk. हमें ये बात करनी है, प्लीज अंडरस्टैंड। हमें रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस ओपन डिस्कशन नहीं चल रहा है। रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को हमें एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे है ये बात करनी है। तो यहाँ पर रॉल्स का अगर बारे में हम वेल ऑफ इग्नोरेंस और बाकी की बातें करती है तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंटेक्स्ट हमारा डिफरेंट है, हमारा एंगल जो पूछा गया वो डिफरेंट है। सो दिस इज व्हाट समथिंग वी हैव टू राइट। सो बेसिकली वंस यू डिकोड द क्वेश्चन, एक बार आपने क्वेश्चन डिकोड कर लिया तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमें आंसर में क्या इंक्लूड करना है, क्या अवॉइड करना है, किस बात पे एम्फसाइज करना है, और क्रिटिसिज्म हमें कितना देना है, कहां पर देना है। ये सारी बातें समझ में तब आती है जब हम क्वेश्चन की डिमांड को बहुत अच्छे से डिकोड कर लेते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आता है कि रॉल्स के बारे में हमें क्या लिखना है। हमें यहाँ पर लिखना है कि रॉल्स के बारे में हमें लिखना है, जनरल एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस, इन सब के बारे में बात नहीं करनी है। हमें सिंपली उनके कॉन्ट्रैक्चुअल और डिस्ट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करनी है। करेक्ट, सो दिस इज समथिंग वी हैव टू टॉक, एंड बिकॉज ऑफ दिस our answer writing also become even simpler and easier. Okay, so the fundamental problem with answer writing, as we have already discussed, कि क्यों हमें स्कोर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम वही लिख रहे हैं जो हमें मालूम है, अब हम वो नहीं लिख रहे जो हमसे एक्सपेक्टेड है। दैट इज द मेन थिंग। अब अगर डायरेक्टिव्स की बात करें तो वैसे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो डायरेक्टिव्स के ऊपर बनाया है,
डायरेक्टिव्स के ऊपर मेरे सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है और वो आप जरूर देखो। यहाँ पर मैं बस ब्रीफली आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि डायरेक्टिव्स क्या है और उसका क्या मतलब है। बहुत ब्रीफली सारे डायरेक्टिव्स ने दो तीन कपल ऑफ डायरेक्टिव्स, बिकॉज दिस डिस्कशन इज नॉट अबाउट डायरेक्टिव, दिस डिस्कशन इज अबाउट हाउ टू राइट द आंसर। सो डायरेक्टिव्स में एक होता है एग्जामिन, एक होता है डिस्कस, एक होता है कमेंट, एक होता है क्रिटिकली एनालाइज। ऐसे काफी सारे डायरेक्टिव्स है। एक होता है इवैल्यूएट। अब अगर एग्जामिन है तो एग्जामिन का मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे उसका मेन आइडिया जो होगा, पहले आप आइडिया को एक्सप्लेन करो, उस आइडिया को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करके उसको एनालाइज करो, उसके वर्किंग के बारे में बात करो और उसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस के बारे में बात करो। जैसे एग्जामिन लिबरल थ्योरी ऑफ अ स्टेट। अगर लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट को हमें एग्जामिन करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू हैव टू एक्सप्लेन लिबरल व्यू ऑफ स्टेट फर्स्ट। लिबरल व्यू ऑफ स्टेट क्या है वो आइडिया आपको पहले बतानी पड़ेगी। उसके बाद वो कैसे इवॉल्व हुआ, जैसे लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट में पहले क्लासिकल लिबरलिज्म आया, फिर जैसे यहाँ पर इवोल्यूशन की बात करें तो क्लासिकल लिबरलिज्म, फिर उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, फिर लिमिटेशंस क्या है, और फिर अभी कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस जो है वो क्या है, ये हम बताएंगे। सो दिस इज एग्जामिन। देन अबाउट डिस्कस। डिस्कस में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, डिस्कस में आपको मल्टीपल डायमेंशन डिस्कस करने हैं, तो यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। आपको लिमिटेड एक्सप्लेनेशन रखना है और डायमेंशन ज्यादा डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो डायरेक्टिव है वो है कमेंट। कमेंट के बारे में हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कमेंट का क्या मतलब है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको एक अपना एनालिटिकल ओपिनियन देना है। फॉर एग्जांपल कमेंट, कमेंट प्लेटो एज एन एनिमी ऑफ ओपन स्टेट। तो यहाँ पर पहले ओपन एनिमी ऑफ ओपन स्टेट का मतलब क्या होता है, फिर प्लेटो की कौन सी ऐसी आइडियाज है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि वो एनिमी ऑफ ओपन स्टेट है, मतलब, और ये किसको लगा, कार्ल पॉपर को लगा। तो कार्ल पॉपर को ऐसा क्यों लगा, कार्ल पॉपर का खुद का स्टैंडिंग क्या था, ये आप बताओगे। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन। और फिर आप खुद के साइड से ये बताओगे कि प्लेटो नेसेसरीली, इट वाज नॉट नेसेसरी कि प्लेटो का जो एक इंटेंशन है वो वैसा था, ये आप अपने साइड से बताओगे, क्योंकि आपको अपना एनालिसिस देना है। तो कमेंट, क्योंकि टिप्पणी जिसको बोलते हैं, आपको अपनी कमेंट पास करनी है, तो आपको वो उस तरीके से कमेंट करना है। देन क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज में यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्रिटिसिज्म, दोनों चीजें देनी है। पॉजिटिव निगेटिव्स दोनों के बारे में यहाँ पर आपको बात करनी है। फिर इवेल्युएट मीन्स यहाँ पर आपको जजमेंट पूछी गई है, आपको असेस करना है, सक्सेस हो गया, फेलियर हो गया, रेलेवेंस हो गया, लिमिटेशंस हो गए, इन सब के बारे में बात करके आपको इवेल्युएट करना है, एक असेसमेंट प्रोवाइड करना है कि इसके क्या सक्सेसेस है, इसके फेलियर्स क्या है, फिर इसके लिमिटेशंस क्या है, फिर इसका रेलेवेंस अभी कितना है। ये सब बातें करके आपको समवेयर यू हैव टू टॉक अबाउट द evaluate, correct? So this is very important. नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ये डायरेक्टिव क्यों मैटर करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डायरेक्टिव एक डायरेक्शन देते हैं और सेम टॉपिक जो है, सेम टॉपिक प्रोड्यूस डिफरेंट आंसर्स डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टिव। सो डायरेक्टिव चेंज हो गया तो आपका कंटेंट चेंज हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल मैंने आपको दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक्सप्लेन पूछा है, एक्सप्लेन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो यहां पर आपको कंसेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा कि रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस एज अ कंसेप्ट क्या है। बट वहीं पर अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज पूछा है, रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो यहां पर आप लिमिटेशंस पर फोकस करोगे, लिमिटेशंस पर भी फोकस करोगे। फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, रॉल्स इज बोथ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इस क्वेश्चन में आपको एग्जामिन करना है, तो एग्जामिन करना है तो यहां पर सिर्फ आपको ये दो डायमेंशंस पर फोकस करना है, तो इसलिए डायरेक्टिव चेंज हो जाएगा तो आपका ओवरऑल जो आंसर का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। सो आई होप कि आपको एक आइडिया, तो रफ आइडिया तो आ गई कि कैसे, क्योंकि बस एक सिंगल वीडियो में तो हम सारे डायरेक्टिव्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। डेफिनेटली क्यूवीपी जैसे प्रोग्राम्स में हम ये सारी चीजें बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं, तो एक मल्टीपल सेशंस के बाद एक क्लैरिटी आ जाती है। दूसरा, जब भी आप आंसर लिखो तो आप एक माइंड मैप तैयार कर लो पहले से, माइंड में। डेफिनेटली अब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है एग्जाम हॉल में कि हम पहले 1-2 मिनट उसके बारे में एक थॉट प्रोसेस बनाए और उसके बाद लिखे, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। लेकिन इसके लिए आप अगर अभी से माइंड मैप बना के लिखने की एक कोशिश करोगे तो नेचुरली आपकी एक टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी जहां पर आपको बिना माइंड मैप बनाए आपको एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना आ जाएगा। तो वो स्किल डेवलप होने के लिए आपको अभी से थोड़ा सा अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू डू दिस प्रैक्टिस मल्टीपल एंड मल्टीपल टाइम्स, देन नेचुरली योर आंसर्स विल बी मोर स्ट्रक्चर्ड। एक आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि
इट्स अ मैटर ऑफ आपके दिमाग को चीजों की आदत लगनी चाहिए। एक बार आपको दिमाग को चीजों की आदत लग गई तो फिर नेचुरली वो वैसी ही आएगी जैसे आपको चाहिए। और इसके लिए ही चाहिए आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। ऐसा नहीं 1 या 2 दिन के प्रैक्टिस से आपके दिमाग को वो आदत नहीं लगती। आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना, उसको हमेशा स्ट्रक्चर में कैसे लिखना है, इसकी आदत 1 या 2 दिन या 8-10 दिन में नहीं लगती। आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने के बाद ये दिमाग में एक मेंटल लेवल पर एक आदत लग जाती है। सो बेसिकली आप एक माइंड मैप एक स्टार्टिंग से बना सकते हो, एक स्ट्रक्चर आपका एक ब्रीफ स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हो। जैसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा, फिर आप उसके जो आइडियाज है उसको कोर एक्सप्लेनेशन आप दोगे, फिर डिफरेंट डायमेंशंस एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म दोगे, फिर थोड़ा कंटेम्पररी रिलेवेंस दोगे और फिर आप कंक्लूड करोगे। तो ये एक रफ स्ट्रक्चर हो जाता है आपके आंसर्स का। सो इससे क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर्ड आंसर रहता है तो आपकी राइटिंग में जो स्कैटर्डनेस है, मतलब रैंडमनेस की कुछ भी लिखा जो याद आया, क्योंकि यही ज्यादातर होता है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वी हैव द प्रेशर, वी हैव द टाइम कंस्ट्रेंट। सो उसमें क्वेश्चन के बारे में हमें जो जो चीजें याद आ रही होती है, वी जस्ट एंड अप राइटिंग देम एंड वी नेवर थिंक ऑफ कि क्या मैं सही आर्गुमेंट और सही लॉजिकल ऑर्डर में लिख रहा हूं या नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत रैंडमनेस अपने आंसर में आता है, क्योंकि रैंडमली हमारे दिमाग में थॉट आते हैं तो रैंडमली हम लिखते जाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी लिखना होता है, बिकॉज देर इज अ रेस, देर इज अ टाइम कंस्टेंट। टाइम कंस्टेंट है तो हमें जल्दी जल्दी जितना भी याद आ रहा है वो लिखना होता है। बट यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। इट्स नॉट दैट राइटिंग इज द चैलेंज, लिख तो सब रहे आंसर, लेकिन वो उतने कम टाइम में वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में आंसर लिखना, ये एक्चुअल चैलेंज है, और यही फुलफिल करने के लिए हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सो स्ट्रक्चर मैटर्स अ लॉट बिकॉज पीएसआर के आंसर्स एक्चुअली इंटेलेक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड लगने चाहिए, इंटेलेक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड लगना चाहिए। इस बात को थोड़ा आप ध्यान दो, इंटेलेक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड, इंटेलेक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड लगना चाहिए, करेक्ट। इवन एग्जामिनर को वो फील आना चाहिए कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। ओके, ऐसा नहीं कि आप बस नोट्स को मेमोराइज करके आए हो और यहाँ पर लिख रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए, करेक्ट। अब उसको एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है। तो एक जो स्ट्रक्चर्ड आंसर होता है, एक जो स्ट्रक्चर्ड आंसर होता है वो एक फ्लो क्रिएट करता है, जिससे एग्जामिनर को भी हेल्प होता है कि आपके जो आर्गुमेंट है, आपके आर्गुमेंट का एक जो स्ट्रक्चर है, फ्लो है, वो तुरंत आइडेंटिफाई होने में एग्जामिनर को हेल्प होती है। सो इसीलिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका आंसर होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रक्चर्ड आंसर जनरली ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इससे रीडर को एक क्लैरिटी आती है, इसके वजह से रिपीटेशंस अवॉइड होते हैं, और आपकी जो एक एनालिटिकल मैच्योरिटी है वो यहां से दिखती है। एट द सेम टाइम स्कॉलर्स और एग्जाम्पल्स भी यहां पर आप नेचुरली सही प्लेस में प्लेस कर सकते हो, सही जगह पर आप प्लेस कर सकते हो। सो डेफिनेटली आपका आंसर रीडेबल होता है, रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आंसर रीडेबल होना चाहिए विद इन द लिमिटेड टाइम, करेक्ट। तो अगर उसको कंफ्यूजन नहीं होगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में आर्गुमेंट्स होंगे तो बहुत इजीली वो रीड कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट इंट्रोडक्शन। एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखना हमारे आंसर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंट्रो, अब स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज इंट्रोडक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन जो है, पहली बात तो वो शॉर्ट होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, मतलब एकदम प्रिसाइज और टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन के नाम पे हमने 3-4-5 लाइंस का एक लंबा सा पैराग्राफ लिखा और उतना लिखने के बाद भी उसमें जो मीनिंगफुल है वो कुछ नहीं लिखा, बस रैंडम चीजें लिखी। तो मीनिंगफुल लिखा हुआ होना चाहिए, ओके। और इवेंचुअली जो क्वेश्चन का क्रक्स है, इट शुड कैप्चर द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, जो क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन है वो इंट्रोडक्शन में कैप्चर होना चाहिए, करेक्ट। सो और बहुत ही जेनरिक ओपनिंग्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिंस एंशिएंट टाइम्स जस्टिस हैज बीन एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो यहाँ पर जैसे सिंस एंशिएंट टाइम्स जस्टिस हैज बीन एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब ये एक टिपिकल इंट्रोडक्शन है जो मेनली बहुत सारे लोग लिखने की कोशिश करते हैं कि सिंस एंशिएंट। अब आप अगर देखो इसमें, इस पूरे स्टेटमेंट में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इस इंट्रोडक्शन, इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में वैल्यू ऐड करेगा या इट टेल्स समथिंग मीनिंगफुल। कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। एंशिएंट टाइम से जस्टिस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कुछ भी मीनिंग ऐड नहीं कर रहा है आपके आंसर। सो अगर आप इससे स्पेस भर रहे हो तो इसमें दो प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एग्जामिनर को ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, ये बस यहाँ पर टाइम पास
लिख रहा है, जो भी उसको जेनरिक बातें करके बस स्पेस जो है उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज व्हाट ही विल अंडरस्टैंड, ये उसको समझ में आ जाएगा। सो रैदर हम इस तरीके से लिख सकते कि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज एन अटेम्प्ट to reconcile, because that is the crux of the Rawls theory of justice. Rawls theory of justice जो है वो लिबर्टी और इक्वालिटी, ये जो दो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है, क्योंकि ज्यादा लिबर्टी दोगे तो वो इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा, और इक्वालिटी अगर आप लाओगे तो लिबर्टी कहीं ना कहीं किसी की कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि इक्वल लिबर्टीज अगर सबको मिलेगी तो समवेयर किसी को लगेगा कि हमारी लिबर्टी को कॉन्स्टेंट्स आया है। तो लिबर्टी में इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स लाती है, और लिबर्टी अगर ज्यादा दी तो वो इक्वालिटी को बेसिकली रिप्लेस करके इनइक्वालिटी लाती है। तो ये दो डिफरेंट आइडियाज को, दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को रिकॉन्साइल करना बहुत ही डिफिकल्ट था, जो रॉल्स ने सक्सेसफुली करके दिखाया है, एंड दैट इज द रेलेवेंस ऑफ हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस इतनी पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि ही वाज एबल टू रिकॉन्साइल द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी थ्रू द रिन्यूड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पहले भी था, फिर यहां पर ये रिन्यूड वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि रॉल्स ऑल्सो बिलोंग टू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, बट ही रिन्यूड द इंटरेस्ट इन इट। क्योंकि पहले जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन था वो हॉब्स, लॉक, रूसो के टाइम पे वो थोड़ा सा डिफरेंट था। रॉल्स तो अभी एकदम ही रिसेंट टाइम्स का पर्सन है, तो इन्होंने रिन्यू किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट, इन्होंने रिन्यूड किया है पॉलिटिकल थ्योरी और नॉर्मेटिव थ्योरीज में इंटरेस्ट, तो और बाय हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो ये एक पर्टिकुलर और परफेक्ट इंट्रोडक्शन लगता है, जहां पर रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेसिकली एन अटेम्प्ट टू रिकॉन्साइल द लिबर्टी एंड इक्वालिटी थ्रू द रिन्यूड सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, renewed social contract. So this two lines of introduction tells much about the much about you. First of all, आपको कितना आता है यही पर समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन देख के ही मुझे या रीडर को समझ में आ गया कि इस पर्सन को क्रक्स पता है, इस पर्सन को क्रक्स पता है। फिर शायद मैं बाकी का आंसर ना भी देखूं, अगर मैंने मल्टीपल आंसर्स देखे और सर हर जगह मेरे को लग रहा है कि सही लिखा है, तो फिर ये वाला आंसर मैं डिटेल में ना देखूं और मैं ऐसे ही मार्क्स दे दूं, अच्छे खासे मार्क्स, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि पर्सन नोज अबाउट द थ्योरी। ओके, इसके बारे में पर्सन को पता है। अब इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है, उसकी इतने डिटेल में तो नहीं जाएंगे। जैसे एक हो गया डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, जहां पर सिंपली आप लिबर्टी या फिर इक्वालिटी या सोवरेनिटी जैसे जो कंसेप्ट्स है उनकी डेफिनेशन आप लिखोगे, तो ये हो गया डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। दूसरा इंट्रोडक्शन स्कॉलर बेस्ड हो सकता है, स्कॉलर बेस्ड इंट्रो, जहां पर आप रॉल्स, मार्क्स या ग्राम्स्की, गांधी जैसे स्कॉलर्स को, आप थिंकर्स को यूज करोगे, स्कॉलर बेस्ड इंट्रोडक्शन हो सकता है। डिबेट बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है, जहां पर क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन। अभी क्या होता है, जैसे देयर इज अ क्वेश्चन नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल, कंपेयर, प्रोवाइड द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब ये आ गया तो यहाँ पर नीदर यू डिफाइन नॉर्मेटिव अप्रोच नॉर यू कैन डिफाइन द एम्पिरिकल अप्रोच इन द इंट्रोडक्शन, क्योंकि दोनों के बारे में क्वेश्चन है, तो दोनों का जो मेंशन है वो इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, तभी वो एक फुलफिलिंग इंट्रोडक्शन होगा। सिर्फ क्वेश्चन अगर नॉर्मेटिव प्लस एम्पिरिकल के बारे में है और आपने सिर्फ नॉर्मेटिव का इंट्रोडक्शन किया, तो फिर वो सिर्फ नॉर्मेटिव का इंट्रोडक्शन हो गया, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन नहीं होगा। और इसीलिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ऐसे में इंट्रोडक्शन आपको डिबेट बेस्ड इंट्रो में कर सकते हो, जहां पर आप क्वेश्चंस में दोनों चीजें इन्वॉल्व है, तो थोड़ा कंपैरेटिव वे में आप प्रोवाइड कर सकते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्मेटिव अप्रोच फोकसेस अपॉन द फिलोसॉफिकल इंक्वायरी एंड व्हाट ऑट टू बी, एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट जो एम्पिरिकल अप्रोच फोकसेस अपॉन द साइंटिफिक इंक्वायरी, correct, not philosophical inquiry. So this is how you can give a comparative analysis in a short. So that is what the introduction you can write. Contemporary introduction हो सकता है, कंटेम्पररी इंट्रोडक्शन जो मेनली पेपर 2 में जो करंट इश्यूज है, आईआर वगैरह, यहाँ पर कंटेम्पररी इंट्रोडक्शन यहाँ पर यूजफुल हो सकता है। अब देखो इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है, रीडर पे फर्स्ट इंप्रेशन इंट्रोडक्शन क्रिएट करता है, एंड इट टेल्स एग्जामिनर वेदर यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट। तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन एक आपके आंसर की एक सही डायरेक्शन भी सेट कर लेता है, इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइन, एक शार्प इंट्रोडक्शन जो है आपका टाइम भी सेव करता है और बहुत सारी बातें कम समय में आपको बता देता है, और आपकी जो रिलेवेंस है, आपके आंसर की रिलेवेंस वहीं से पता चल जाती है। सो आंसर जेनरिक नहीं बनता, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपके आंसर की जो डायरेक्शन है वो सेट हो गई है एक सही इंट्रोडक्शन के साथ, इसीलिए इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है।
फिर अब देखो, वैसे तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है आंसर लिखने का। कुछ लोग पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं, मैक्सिमम लोग पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं। उसमें से कुछ लोग पैराग्राफ्स को हेडिंग्स देते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ्स को हेडिंग्स नहीं देते हैं। वैसे तो हेडिंग्स देने से थोड़ा सा एक विजिबिलिटी, एक रीडेबिलिटी और जो एक रिकॉग्निशन है वो बहुत सिंपल हो जाता है। मतलब कि अगर मुझे पता है कि ये लिमिटेशंस है, ये क्रिटिसिज्म है, ये एनालिसिस है, कुछ भी अगर मैंने प्रॉपर हेडिंग्स दी तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। मतलब मुझे फिर डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे हेडिंग्स देख के ही पता चल जाता है कि इन्होंने किन किन बातों पर फोकस किया है, इनका डायरेक्टिव के हिसाब से आंसर का स्ट्रक्चरिंग है या नहीं, ये हमें तभी पता चल जाता है। इसलिए आप हेडिंग्स दे सकते हो, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ये कंपलसरी है, आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। बट अगर हेडिंग्स देते हो, जैसे मान लो कि लिबरल थ्योरी ऑफ अ स्टेट, लिबरल थ्योरी ऑफ अ स्टेट ये क्वेश्चन है, तो इसके बॉडी में पहले बात तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में मीनिंग क्या है लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट का वो बताओगे, लिबरल स्टेट का। फिर क्लासिकल लिबरल व्यू क्या है, फिर मॉडर्न वेलफेयर लिबरल व्यू क्या है, फिर कंटेम्पररी न्यू लिबरल शिफ्ट कैसे आया है, कंट्रीब्यूशन क्या है लिबरल थ्योरी का, क्रिटिसिज्म क्या है, और कंटेम्पररी रिलेवेंस ओवरऑल लिबरल स्कूल का क्या है। इस तरीके से छोटे छोटे अगर आपने हेडिंग्स दिए और तो इससे आपका आंसर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगेगा और रीडर के लिए भी नेविगेट करने के लिए काफी सिंपल हो सकता है। करेक्ट। सो बिकॉज इट हेल्प्स द एग्जामिनर टू फॉलो योर आर्गुमेंट्स, आपकी क्या आर्गुमेंट्स है उसको फॉलो करने में काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, देन अब हम बॉडी वाले पार्ट में हैं। इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया, हेडिंग्स देना है कि नहीं देना है ये आपका चॉइस है, आपका आंसर राइटिंग का खुद का स्टाइल जैसा है, आप अकॉर्डिंगली दे सकते हो। उसके बाद जो और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अभी बॉडी लिखना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर चाहे आपका डायरेक्टिव कुछ भी हो, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में तो आपको जो कोर है उस टॉपिक का वो आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्लियरली आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर क्रिटिसिज्म और एग्जांपल्स यू यूज्ड, स्टार्टिंग से एकदम क्रिटिसिज्म पे जाना नहीं है, इमीडिएटली एकदम एग्जांपल्स देना नहीं है। पहले सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया क्या है वो एस्टैब्लिश करना है। क्वेश्चन का डायरेक्टिव कुछ भी हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, बेसिक आइडिया तो आपको पहले एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। उसके बाद ही तो आप उसके क्रिटिसिज्म, एग्जांपल, रिलेवेंस, लिमिटेशंस वो सब के बारे में आप बाद में बात करोगे ना। पहले आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, जिसके बारे में बात करो, पहले वो तो बताओ कि आप क्या बोल रहे हो। करेक्ट, वो आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करें तो रॉल्स ने जस्टिस की थ्योरी एज अ फेयरनेस डेवलप की एंड ही इमेजिन्स की रैशनल इंडिविजुअल्स होते हैं और ओरिजिनल पोजीशन में व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे वो एक रैशनली सोच पाते हैं। और क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट नो कि वो किस क्लास, कास्ट, जेंडर और टैलेंट, सोशल पोजीशन में जाने वाले हैं, सो दे चूज की प्रिंसिपल जो दे चूज सच काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स दैट प्रोटेक्ट बेसिक लिबर्टी एंड रिड्यूस अनजस्ट इनइक्वालिटीज। तो ये अभी अगर आप जस्टिस टॉपिक समझे होगे तो आप इसके बारे में डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है। बट डेफिनेटली विदाउट प्रोवाइडिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अगर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी उस क्वेश्चन के बारे में नहीं प्रोवाइड किया और डायरेक्टली क्रिटिसिज्म दे दिया तो फिर क्रिटिसिज्म वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वो इतना रेलेवेंट नहीं होगा। पीएसआर में एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप प्रिसाइजली पहले आप थ्योरी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बताओ, ये एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए पहले पहला पहला और दूसरा पैराग्राफ, डायरेक्टिव कुछ भी हो, डिपेंड करता है डायरेक्टिव क्या है, बट डायरेक्टिव कुछ भी हो, फर्स्ट 2 पैराग्राफ शुड बी और एटलीस्ट फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो उस आइडिया के बारे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करने के बारे में। रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में तो रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस का एक कोर आइडिया क्या है वो बताओ। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में तो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट कोर आइडिया क्या है पहले आप वो बताओ, उसके बाद फिर क्रिटिसिज्म, लिमिटेशंस वो सब बातें आप बाद में कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है स्कॉलर्स की, स्कॉलर्स को किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि स्कॉलर्स जो है हमारे आंसर्स में वो बहुत ही नेचुरली और वो बहुत ही ऑर्गेनिकली आने चाहिए, बहुत ऑर्गेनिकली आने चाहिए। ठीक है, सो स्कॉलर्स हमें नेचुरली और बहुत ही ऑर्गेनिकली अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करना है, ऐसा जबरदस्ती से अपने आंसर्स में इंटीग्रेट नहीं करना है। इससे क्या होगा, अगर हम नेचुरली अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करते हैं तो समवेयर अपने आंसर्स की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिंपली रॉल्स, नॉजिक, सैंडल, मैकेंटर, वॉल्जर ये सब आपने स्कॉलर्स रैंडमली लिखे तो दैट विल नॉट मेक सेंस। बट अगर आप उसको थोड़ा ऑर्गेनिक वे में बेटर तरीके से स्टाइलिंग करते हो, जैसे कि व्हाइल रॉल्स गिव्स प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल चॉइस बिकॉज ही वाज अ लिबरल, ओके, सो ही गिव्स इंडिविजुअल चॉइस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस कम्युनिट्रियंस, बिकॉज यहाँ पर आप देखो कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स, व्हाइल रॉल्स, पहले आपने ये कहा, नॉट सिंपली यू सेड रॉल्स, while Rawls gives priority to individual choices, communitarians like Sandel and McIntyre
दे आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल्स आर सोशली एम्बेडेड, क्योंकि ये कम्युनिटी आंसर है, करेक्ट, तो वो कम्युनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन ऑर्गेनिकली फिट इन द आर्ग्यूमेंट्स. जो स्कॉलर्स है वो आप मतलब ऑर्गेनिकली फिट कर सकते हो, ठीक है. क्योंकि देखो, अगर आपने स्कॉलर्स लिखे तो आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट पे कमांड कितनी है वो दिखती है, और उसको अगर आप लेकिन कैसे भी स्कॉलर्स को इंटीग्रेट नहीं करना है, नेचुरली आपको इंटीग्रेट करना है, और दैट इज द मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन योर पीएसआर आंसर एंड जीएस स्टाइल आंसर. जीएस स्टाइल आंसर में और पीएसआर के आंसर्स में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो यही है, ठीक है. अबाउट लाइक देन, अब यहाँ पर स्कॉलर्स से क्या होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, आपके आंसर में एक वैलिडिटी आती है, आपके आंसर में एक सब्सटेंशिएशन आता है, एक ऑथोरिटी डेवलप होती है, एक डेप्थ और एनालिटिकल वेट जहां पर जो है वो दिखता है आपके आंसर्स में, और आपके आंसर्स ऑप्शनल के आंसर्स की तरह दिखते, जेनरिक आंसर्स की तरह नहीं दिखेंगे. फाइन. दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है एग्जाम्पल्स और कंटेम्प्ररी जो हमारे रेलेवेंस है वो हमें यूज करना है. एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक अप्लाइड डिसिप्लिन है. अप्लाइड डिसिप्लिन है मतलब वॉट एवर थिंग्स, बी इट अ थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, बी इट अबाउट equality, be it about human rights, everything we are reading, that is not limited to theoretical understanding, but that is something we have to implement in the real life. रियल वर्ल्ड में हमें उसको इंप्लीमेंट करना है, बिकॉज दिस इज अ ह्यूमैनिटीज. ये ह्यूमन को लेके ह्यूमन साइंस है, ये ह्यूमन साइंस है. तो हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स की क्यों इतनी इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को कैसे एड्रेस किया जाए, जस्टिस को कैसे इंश्योर किया जाए, इसके बारे में ये क्वेश्चन है. तो ये रियल लाइफ सब्जेक्ट है, इसीलिए हमें इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, बिकॉज व्हेन वी राइट एग्जाम्पल्स इट विल मेक दिस सब्जेक्ट और इट विल कीप दिस सब्जेक्ट अलाइव. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो वहां पर एग्जाम्पल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, रिजर्वेशन, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, जेंडर जस्टिस, वेलफेयर स्टेट, सिविल सोसाइटी, व्हाट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स. क्यूवीपी के प्रोग्राम में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो नेचुरली बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको वहां पर बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको वहां पर इंटीग्रेट करके दूंगा, लिंक करके दूंगा, या फिर करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स हम कैसे यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, ये सारी चीजें इवन मैं फाउंडेशन की क्लासेस में भी वो सारी चीजें बता रहा हूँ, और अपने जो क्यूवीपी के प्रोग्राम है वहां पर तो वैल्यू एडिशन के लिए एग्जाम्पल्स बताने ही है, वो मैं आपको बताऊंगा. पेपर 2 में भी आप काफी सारे एग्जाम्पल्स, इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, क्वाड, इंडो पैसिफिक, रशिया यूक्रेन वार, इसराइल पैलेस्टाइन, ग्लोबल साउथ, G20, काफी सारे एग्जांपल्स you can write, because when you write answers, okay, it should not seems to be very abstract. ऐसा लगना नहीं चाहिए कि बिल्कुल abstract है, out of the world है, वैसा नहीं लगना चाहिए. it should feel like this belongs to this world. ये पर्टिकुलर थ्योरी यहाँ पर अप्लीकेबल है ऐसा लगना चाहिए, इसीलिए एग्जांपल्स को इंटीग्रेट करना है. एग्जांपल्स को इंटीग्रेट करके हम उस थ्योरी के रेलेवेंस को दिखाते हैं. दिस थ्योरी बिकम रेलेवेंट व्हेन वी इंटीग्रेट इट विद द एग्जांपल्स. अगर आप बिना एग्जांपल्स के थ्योरी लिखोगे तो वो रेलेवेंट नहीं लगेगी, इस वर्ल्ड की नहीं लगेगी, और बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगेगी. ये जस्ट रैंडमली यहाँ पर मेंशन की है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है. सो एग्जांपल से ये भी समझ में आता है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कितनी है, आप कितना इंटीग्रेट कर पाते हो, आप थ्योरीज को एग्जाम्पल के साथ लिंक करके आप कितना एनालिसिस कर पाते हो, कितना उसको कनेक्ट कर पाते हो, कितना समझ पाते हो, आपकी डेप्थ क्या है, ये सब कुछ वहां से समझ में आ जाती है. सो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, समझ में आता है कि आपकी एनालिटिकल डेप्थ अच्छी है, करेक्ट. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स यू कैन यूज. Second and most important thing is that your answer is not the description of something, it must provide the analysis, correct. आप जो भी आंसर लिख रहे हो वो कोई डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो क्लियर कट एनालिसिस होना चाहिए. यू शुड प्रोवाइड एन एनालिसिस. फॉर एग्जांपल देखो, डिस्क्रिप्शन टेल्स व्हाट समथिंग इज. डिस्क्रिप्शन से आपको ये पता चलता है कि ये क्या है, पर एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि व्हाई इट मैटर्स, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट. सो जब आप उसके इम्प्लीकेशन की, आप उसके व्हाई की, आप इसके हाउ इट वर्क की बात करते हो तो क्लियरली समझ में आता है कि आप एक एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हो. और एनालिसिस चाहिए आपको, पीएसआर के आंसर्स में एनालिसिस एक्सपेक्टेड है, एक्सप्लेनेशन नहीं कि ये क्या है, ये मत एक्सप्लेन करो. थोड़ा फर्स्ट पैराग्राफ में आप कोर जो उसके बेसिकली आइडिया है वो एक्सप्लेन करो, बट उसके बाद आप एनालिसिस प्रोवाइड करो. व्हाई इट मैटर्स, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट इज द रिलेवेंस, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म. आप इसके बारे में बात करो सो दैट एक एनालिसिस दिखे, करेक्ट, एक एनालिसिस दिखे. सो डिस्क्रिप्टिव लाइन, जैसे कि मान लो लिबरलिज्म सपोर्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, ये हो गया डिस्क्रिप्शन. यस, दिस इज लिबरलिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करता है, ये डिस्क्रिप्शन हो गया. बट एनालिटिकल
कैसे प्रोवाइड करोगे? बाय प्लेसिंग द इंडिविजुअल बिफोर द स्टेट। अब इसी बात को हम थोड़ा एनालिटिकल वे में अगर बताएंगे तो इंडिविजुअल्स को स्टेट के पहले रख के लिबरलिज्म ने आर्बिट्री अथॉरिटी को लिमिट किया है। एंड बट इसका इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पे एक्सेसिव फोकस की वजह से स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज भी क्रिएट होती है। तो ये हो गया मेरा एनालिसिस, ये हो गया मेरा एनालिसिस। बिकॉज बाय प्लेसिंग द इंडिविजुअल को स्टेट के पहले रख के लिबरलिज्म ने आर्बिट्री अथॉरिटी को लिमिट किया है, लेकिन इसके इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पे एक्सेसिव फोकस के वजह से स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज डेवलप होती है, जिसको लिबरलिज्म ने निग्लेक्ट किया है या मे बी ये निग्लेक्ट कर सकता है। सो ये हो गया मेरा एक डेप्थ एनालिसिस। इससे आपकी जो एनालिटिकल मैच्योरिटी है वो रीडर को समझ में आ जाती है। सो थोड़ा एनालिटिकल अपने आंसर्स होने चाहिए, करेक्ट? बिकॉज यूपीएससी रिवॉर्ड्स द इंटरप्रिटेशन एंड नॉट द मेमोराइजेशन। व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग मेमोराइजेशन वाली बातें कर रहे हैं। हम लोग मेमोराइजेशन में जितना हमारे मेमोरी में फिट है हम उतना लिख के आ रहे हैं, लेकिन हम अपने लेवल पे एनालिसिस प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टिव को समझ के उसके बारे में क्या लिमिटेशन है, उसका क्या क्रिटिकल एनालिसिस है, उसका क्या असेसमेंट है, उसको कैसे इवैल्यूएट करें, we are not talking about this. We are simply memorizing things and we are just randomly dumping the content. This is what we are actually doing, and this is the brutal truth about the PSR right now in the market, and that is the problem because of which we are not able to score beyond 230, 220, 250. इसके beyond हम जा नहीं पा रहे। Even after 2 or 3 मेंस, 2 से 3 मेंस के बाद भी हम इसके beyond इसलिए नहीं जा पा रहे because we are focusing too much on memorization and we are not giving importance to the interpretation, but this is what matters. बिकॉज आपके एनालिसिस से आपका बेसिक आंसर भी एक हाई क्वालिटी आंसर में कन्वर्ट हो सकता है, और एक एनालिटिकल आंसर आपकी जो मैच्योरिटी है और एक जो बैलेंस है आपके ओवरऑल अप्रोच में वो रिफ्लेक्ट करता है। फाइन, देन क्रिटिसिज्म डेफिनेटली। अब देखो, कोई भी आंसर हो, आंसर कोई भी हो, चाहे डिस्कशन की बात हो चाहे कमेंट हो, आपको हल्का फुल्का क्रिटिसिज्म, अगर क्रिटिकल इवैल्यूएशन है तो थोड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म आप दे सकते हो। अगर वहां पर थोड़ा सा मतलब बेसिकली कुछ और है, मतलब ये क्रिटिकली इवैल्यूएट है तो ज्यादा क्रिटिसिज्म आ सकता है। बट अगर वो डिस्कस है, कमेंट है, तो भी क्रिटिसिज्म आएगा, सिंपल आएगा, भले ही कम क्रिटिसिज्म आएगा। इन पर्टिकुलर डायरेक्टिव द क्रिटिसिज्म में बी मैक्सिमम, इन पर्टिकुलर डायरेक्टिव द क्रिटिसिज्म में बी इन अ ब्रीफ, बहुत ही ब्रीफ हो सकता है क्रिटिसिज्म, बट क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्यों क्रिटिसिज्म होना चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इज अ डिबेट, पॉलिटिकल साइंस इज अ डिबेट। यहां पर एक साइड होगी तो दूसरी कॉन्ट्रास्टिंग साइड होगी ही। आप वन साइडेड आंसर नहीं लिख सकते, आपको बैलेंस्ड व्यूज बताने हैं। तो बैलेंस्ड व्यू ये नहीं है कि सिर्फ आप पॉजिटिव चीजों को ग्लोरीफाई करो, पॉजिटिव एस्पेक्ट को ग्लोरीफाई करके आप वन साइडेड आंसर लिखोगे तो आपका आंसर में वो पॉलिटिकल साइंस वाली बात ही नहीं रहेगी। आपके आंसर में पॉलिटिकल साइंस वाली बात तब रहेगी जब आपने दोनों साइड जो है, दोनों पक्ष रखे, भले ही डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टिव। अगर डायरेक्टिव आपका कमेंट है, डायरेक्टिव अगर आपका एक्सप्लेन है, तो उसमें शायद एक्सप्लेन वाले डायरेक्टिव में शायद आपका क्रिटिसिज्म कम आएगा, बट फिर भी क्रिटिसिज्म आना चाहिए। भले यू राइट ओनली 2 पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, but that must be there because that shows that the debate is live. Debate चल रहा है, क्योंकि political theory and political science is basically about debate. If there is no debate, there is no political science. Because political science is about debate, political science is about arguments and counter arguments, political science is about contrasting opinions and diverse opinions. If there is no diversity of the opinions, then that is not a political science. So that's why we need to provide the क्रिटिसिज्म, ओके। और क्रिटिसिज्म बहुत सारे आ सकते हैं, क्रिटिसिज्म में कोई कमी नहीं है। आप किसी भी चीज को, आप फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट लिखोगे और उसमें आप लिबरल क्रिटिसिज्म या मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म या फिर कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म या फिर आप कोई भी और क्रिटिसिज्म लिख सकते हो। बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। जिस दिन आप पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे से समझ में आप बहुत अच्छे से समझोगे तो क्रिटिसिज्म आप किसी का भी किसी को क्रिटिसिज्म आप अप्लाई कर सकते हो। सो दैट इज नॉट अ बिग थिंग, ओके। देन सी, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू, क्रिटिसिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें एक अपने आंसर में जो है बैलेंस मेंटेन करना है। अब देखो, आंसर्स में बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी है, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि couple of dimensions we have explained too much and certain important dimensions we are not able to provide much space to it. ये नहीं होना चाहिए। कुछ एस्पेक्ट को हमने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सारा स्पेस उसमें दे दिया, बहुत सारा टाइम उसमें गवा दिया। कुछ एस्पेक्ट को हमने बहुत ही कम शब्दों में हमने उसको मेंशन किया, तो ये एक इम्बैलेंस आंसर हो जाएगा। हमें बैलेंस मेंटेन करना है। जस्ट बिकॉज यू नो मोर अबाउट ग्लोबलाइजेशन,
as a dimensions, you don't end up writing too much about globalization. You write only in a balanced way. आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल challenges to the sovereignty of state है, ये क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में मत लिखो, क्योंकि प्रॉब्लम वही होता है, सोवेरेनिटी को चैलेंज सिर्फ ग्लोबलाइजेशन से नहीं है, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, लेकिन हमें क्योंकि ग्लोबलाइजेशन प्रोमिनेंटली पता है तो हम उस पर ज्यादा लिखते हैं। सो वी स्पेंड टू मच स्पेस, वी स्पेंड टू मच टाइम ऑन राइटिंग ग्लोबलाइजेशन एज अ चैलेंज टू द सोवेरेनिटी ऑफ अ स्टेट, एज इफ इट इज द ओनली चैलेंज। ये एक ही चैलेंज नहीं है, इसके अलावा और भी तो चैलेंज है, तो आप उनको भी उतना स्पेस और इंपॉर्टेंस दो ताकि एक बैलेंस्ड आंसर लगे। तो यहाँ पे बैलेंस्ड आंसर लगने के लिए ग्लोबलाइजेशन की बात करो, इंटरनेशनल लॉ की बात करो, ह्यूमन राइट्स कैसे चैलेंज करते हैं, एमएनसीज कैसे चैलेंज करते हैं, टेररिज्म हो गया, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, डिजिटल सोवरेनिटी हो गई, आपको सारे डायमेंशंस लिखने हैं और हर डायमेंशन पे एक इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस एंड टाइम देना है, ना कि सिर्फ एक डायमेंशन जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि एक बैलेंस्ड आंसर होना जरूरी है, बिकॉज एक बैलेंस्ड आंसर होता है, एक मल्टी डायमेंशनल आंसर होता है, तो थोड़े अच्छा स्कोर हमें मिल जाता है, ओके। और हमारे आंसर का कवरेज भी काफी वाइडर हो जाता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हमें है, हमारे आंसर से वो रिफ्लेक्ट होती है, रीडर को समझ में आता है कि इस पर्सन को, इस बंदे को कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट बात देखो, लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब टू मच एक्सप्लेनेटरी नहीं होना चाहिए, थोड़ा कॉम्पैक्ट, मतलब कम शब्दों में आप ज्यादा बातें कर सको वैसी लैंग्वेज आपको यूज करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे इन द कंटेम्पररी मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑफ टुडे द कंसेप्ट ऑफ सोवेरेनिटी हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। अब ये एक तो देखो मेनी चेंजेस और मेनी फैक्टर्स, थोड़ा सा ये जेनरिक हो गया। सेकेंडली, इन द कंटेम्पररी मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड लिख सकते हो, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, टुडे इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है कि हमने बहुत सारे वर्ड्स यूज किए, लेकिन कॉन्क्रीट अगर यहाँ से कुछ बताना चाह रहे तो वो कॉन्क्रीट हम कुछ बता नहीं पा रहे। एट द सेम टाइम अगर हम इसकी बात करें, कंटेम्पररी सोवेरेनिटी इज नो लॉन्गर एब्सोल्यूट, यहां पर एक कंपैरिजन दिया है, कंटेम्पररी सोवेरेनिटी अब एब्सोल्यूट नहीं है जैसे पहले थी, नो लॉन्गर बोल के इन्होंने कंपैरिजन दिया है पहले का, मतलब कम शब्दों में, कॉम्पैक्ट वे में बहुत सारी डिटेलिंग्स इन्होंने बताई है। इट इज इंक्रीजिंगली कंडीशन, कंडीशन मींस अभी बहुत सारे कंडीशंस अभी सोवेरेनिटी पे आ रही है, बहुत सारे लिमिटेशंस आ रहे हैं, और दोस कंडीशन आर कमिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, नॉर्म्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रांसनेशनल कैपिटल। कॉम्पैक्ट वे में मैक्सिमम यहां पर चीजें डिस्कस की गई है, मैक्सिमम चीजें बताई गई। सो बेसिकली you have to say more things in the less words, that is what you have to be, not just in the answer writing of PSR, also be in the life, अपने लाइफ में भी कम से कम शब्दों में ज्यादा चीजें बोलने की बात, मतलब कोशिश करो कम बोलो लेकिन कम में ज्यादा बोलो, ठीक है। आपके 2 से 3 वर्ड्स में आगे वाले को समझ में आना चाहिए कि आपको डिटेल में क्या बोलना है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने से ना बहुत ज्यादा वैसा वाला फील आता है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू जस्टिफाई, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू जस्टिफाई थिंग्स, डोंट गिव जस्टिफिकेशन, सिंपली अब कम से कम शब्दों में आप ज्यादा बोल दो, आगे वाले को समझ में आ जाएगा। सो दैट इज ऑल। सो कॉम्पैक्ट लैंग्वेज से क्या होता है कि आप ज्यादा डायमेंशंस कवर कर सकते हो, कम से कम वर्ड लिमिट में आपका आंसर हो जाएगा, टू द पॉइंट हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा, और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जरूरी नहीं है कि 150 वर्ड्स में आपको अगर आंसर लिखने के लिए कहा है, सो नॉट नेसेसरी कि आपको पूरे 150 वर्ड्स लिखने हैं। अगर आप 130 वर्ड्स में भी कॉम्पैक्ट वे में उसको एड्रेस कर सकते हो तो भी आपको वही स्कोर मिलेगा जो 150 लिख के मिलने वाला है, बट आपका आंसर रेलेवेंट और वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 150 वर्ड लिखा लेकिन सब यूजलेस लिखा है तो फिर वो स्कोर आपको मिलेगा नहीं। सो इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, इट्स द क्वालिटी ऑफ द वर्ड्स यू यूज, दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ओके। हाँ, अब बात आती है कंक्लूजन पे। मल्टीपल डायमेंशन हमने डेफिनेटली डिस्कस करने की कोशिश की है। अब हमारी बात आती है कंक्लूजन पे। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन ये कोई, इट शुड नॉट बी द रिपीटेशन ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी डिस्कस इन द बॉडी। कंक्लूजन एक ऐसी बात होती है जहां पर आप कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक बातें कहते हो, आपने कुछ वे फॉरवर्ड दिया है, आपने कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, क्योंकि अब तो डिस्कशन हमारा सारा हो गया। हमने इंट्रोडक्शन में टॉपिक के बारे में हम क्या है वो पहले ही बता दिया, उसके बाद हमने बॉडी में एक एक डायमेंशन उसका ओपन अप करके हमने डिटेल डिस्कस किया।
अब हमें कंक्लूड करना है इस पूरे डिस्कशन को, तो बेसिकली फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, क्या इसका पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, इस बात से हमें कहीं ना कहीं सेटलमेंट करनी है उस आंसर की, हमें आंसर की सेटलमेंट करनी है। तो सेटलमेंट करने वही बातें जो हमने पहले बॉडी में की वही बातें करेंगे, तो सेटलमेंट कैसे होगी, सेटलमेंट नहीं होगी, वो तो रिपीटेशन हो जाएगा। सो इट शुड नॉट बी द रिपीटेशन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द बॉडी, इट शुड बेसिकली टेल समथिंग कॉन्क्रीट, कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि दस द रॉल्स थ्योरी इज इंपॉर्टेंट बट हैज सम लिमिटेशन, ये एक बहुत ही जेनरिक कंक्लूजन हम लोग लिख रहे हैं कि रॉल्स थ्योरी इज इंपॉर्टेंट बट हैज इट्स ओन लिमिटेशन, बट this is not the conclusion, this is not the way you give closure to the discussion। आप पूरे डिस्कशन को ये इस तरीके से क्लोजर नहीं दे सकते हो, आपको उसको बेटर तरीके से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, कुछ तो आपको बताना पड़ेगा जो कॉन्क्रीट हो। फॉर एग्जांपल रॉल्स रिमेन्स सिग्निफिकेंट बिकॉज ही शिफ्टेड जस्टिस फ्रॉम मेयर लीगल इक्वालिटी टू फेयरनेस इन अ सोशल, correct, to fairness in a social cooperation, though contemporary inequalities require supplementing his framework with feminist communitarians and post colonial insights। तो इस तरीके से आपने पूरा डिस्कशन सम अप किया है बहुत ही एकदम सॉल्यूशन ओरिएंटेड वे में कि रॉल्स की थ्योरी बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उन्होंने एक लीगल इक्वालिटी, जो मेरे लिए लीगल इक्वालिटी थी उसको फेयर इक्वालिटी पर मतलब उन्होंने शिफ्ट किया। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थ्योरी में शिफ्ट है। बट एट द सेम टाइम आपने ये भी बताया कि कंटेम्पररी जो इनइक्वालिटीज है उसके लिए सिर्फ फेयरनेस इज नॉट इनफ, हमें जो बाकी की जो आइडियाज लाइक फेमिनिस्ट कम्युनिटियन और जो पोस्ट कॉलोनियल इनसाइट्स है हमें उन्हें भी इंटीग्रेट करना चाहिए। तो यहाँ पर कंक्लूजन हमारा सिर्फ रॉल्स की थ्योरी तक लिमिटेड नहीं रहा, हम इसके बियॉन्ड चले गए कि रॉल्स की थ्योरी ने ये चीज तो अच्छी की ही है, डेफिनेटली अच्छी की है, बट इसके अलावा हमें और ये दो तीन चीजें हैं जो शायद इंटीग्रेट करना चाहिए सो दैट हम और बेटर तरीके से जस्टिस वाला जो कंसेप्ट है उसको इंप्लीमेंट कर सके। सो दैट इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड। कंक्लूजन में यू हैव टू रियली अप्रिशिएट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, बट एट द सेम टाइम व्हाट इज द स्कोप, और क्या बेटर हो सकता है आज के टाइम के हिसाब से, ज्यादा कॉम्प्रेहेंसिव, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक, ज्यादा बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड क्या हो सकता है, आपको ये भी बताना है। सो कंक्लूजन को अगर मैं सम अप करूं तो कंक्लूजन इज बेसिकली 2 से 3 लाइन का होना चाहिए जिसमें यू अप्रिशिएट द क्रक्स ऑफ वॉट एवर यू डिस्कस्ड और वॉट एवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कॉलर और थ्योरी, बट एट द सेम टाइम while this is the contribution, but however you have to also add कि these are the things which needs to be addressed। तो इससे क्या होगा कि आपने क्लोज नहीं किया, आपने डिस्कशन को थोड़ा सा ओपन रखा है कि ये सब चीजें होने से और बेटर चीजें हो सकती है, बिकॉज यू शो दैट यू आर ऑप्टिमिस्टिक। आपने ये दिखा दिया कि चलो बिहेवियरल अप्रोच डेफिनेटली इसका एक कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऐड की है, बट नॉर्मेटिव अप्रोच को भी अगर हम इंटीग्रेट कर पाए तो वो शायद ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हमें पॉलिटिकल थ्योरी की देगी। ये एक ऑप्टिमिज्म, ये एक पॉजिटिव अप्रोच आपने कंक्लूजन में दिखाया है। सो ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन वेरी सिंपल, बट आपको 2 लाइनें याद रखनी है, पास्ट में जो हुआ उसको अप्रिशिएट करना है और फ्यूचर में क्या कर सकते हैं उसकी बात करने। सिंपल कंक्लूजन यही लाइफ का है। पास्ट में क्या हुआ, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब आगे हम ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हो सकता है, इसके बारे में एक लाइन बता दो, आपका कंक्लूजन हो गया। दैट इज हाउ यू हैव टू कंक्लूजन, यू हैव टू कंक्लूड एनी डिस्कशन। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ये हमने देखा कि आंसर कैसे लिखना है, एक आंसर का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन क्या होता है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में आंसर क्या होता है। उसमें 3 से 4 आंसर्स में एक्चुअल में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा वो बोरिंग भी लग सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट है, बट फिर भी इस वीडियो के साथ वो वीडियो देखोगे तो आपको एक ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आंसर राइटिंग, और अगर आपको सच में आंसर राइटिंग इंप्रूव करना है तो आप क्यूवीपी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और क्यूवी प्रोग्राम में और एक इंपॉर्टेंट फीचर हमने ऐड किया है, वो है कि पास्ट 10 ईयर्स के 2013 से लेकर 2025 के 10 से 12 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके जो हैंड रिटन आंसर्स है विद 1 पेजर, जो अपना 1 पेज का हर क्वेश्चन आंसर के बाद, हर आंसर के पहले बेसिकली 1 पेज का ब्रेनस्टॉर्मिंग पेज दिया है, जिससे आपका एक माइंड मैपिंग क्रिएट हो जाएगा कि क्या क्या लिखना है, और फिर 2 से 3 पेज का जो भी आंसर है एज पर द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन वो लिखे हुए हैं। तो ये सारे आंसर्स हमारे ऑलरेडी रेडी है और ये क्यूवीपी में हम फ्रीली एक्सेसिबल रख रहे हैं, फ्रीली अवेलेबल हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये एक एडेड फीचर है जो पहले हमारे क्यूवीपी के किसी भी प्रोग्राम में पिछले साल में नहीं था। सो आप क्यूवीपी ज्वाइन कर सकते हो 2026 के लिए। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्यूवीपी प्रोग्राम आप civilsfront.in इस वेबसाइट पर विजिट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो,
silverfront.in। नेक्स्ट वीडियो तुरंत मैं रिकॉर्ड करता हूं और उसके बाद मैं वो भी वीडियो शेयर करता हूं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज कमेंट में बताओ कि आपको किस तरीके से क्या नई चीजें आपको सीखने को मिली और क्या और आप एक्सपेक्ट करते हो नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आप बताओ। एट द सेम टाइम इस वीडियो को आप शेयर करो, जो आपके पीएसआर वाले फ्रेंड्स हो गए, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।